प्यारे बच्चों, जरा मेरे पीछे देखिए। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं। जरा पढ़ते हैं इनको। लिखा है ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, समटाइम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई सिंगल वर्ड्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर जरा देखिए, ये कुछ फ्रेजेस हैं। एवरी नाउ एंड देन, वंस इन ए वाइल, फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऑन रेयर ओकेजन्स, और भी बहुत सारे ऐसे ही कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं। क्या आपको मालूम है ये क्या है? इंग्लिश ग्रामर में इनको क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बतलाता हूं। इनको इंग्लिश ग्रामर में कहा जाता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये किसी एक्शन की होने वाली फ्रीक्वेंसी को बतलाते हैं, बारंबारता को बतलाते हैं, अर्थात वो क्रिया कब कब घटित होती है, मीन्स हाउ ऑफ्टन एन एक्शन हैपन्स, ये बतलाते हैं। अब किसी सेंटेंस में इनकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, यानी सेंटेंस में कभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग में भी आ जाते हैं, सब्जेक्ट के बाद आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद और मेन वर्ब से पहले आ जाते हैं, या कभी कभी लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद आते हैं, और या तो फिर कभी एंड पोजीशंस में होते हैं। इनकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। दूसरी ओर यहाँ पर ये जो फ्रेज के रूप में एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, इनकी अपनी एक डिफरेंट पोजीशन होती है। तो आज इस वीडियो में, यानी इंग्लिश फ्रॉम जीरो सीरीज के वीडियो नंबर 41 में मैं आज आपको बतलाने जा रहा हूं क्या, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का बिल्कुल करेक्ट यूज। अब आज के बाद आपको ये सारे शब्द या जो फ्रेजेस हैं, इनको गलत तरीके से प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि बच्चे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये जो वर्ड्स होते हैं कभी यहां होते हैं कभी वहां होते हैं, वास्तव में उनको कहां पर रखा जाना चाहिए। तो ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है क्या चीज। देखिए आपके सामने मैंने कुछ लिखा हुआ है। लिखा है एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज अ वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स हाउ ऑफन एन एक्शन और इवेंट अकर्स। इसका हिंदी मतलब मैं आपको जल्दी से बताता हूं। लिखा है एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक ऐसा शब्द होता है, यानी यह एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है अथवा एक फ्रेज हो सकता है, यानी दो या दो से अधिक शब्दों का एक समूह जो यूनिट की तरह काम करे। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा फ्रेज होता है जो बताता है, क्या बताता है कि कितनी बार, हाउ ऑफन का मतलब होता है कि कितनी बार कोई एक्शन यानी कोई क्रिया या कोई घटना घटित होती है। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनिए। एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में एक एक्शन वर्ड होता है, यानी क्रिया होती है, और उस क्रिया के बारे में ये बताने वाला कि आखिर ये क्रिया कब कब घटित होती है, कितनी बार घटित होती है, ऐसा कुछ बताने वाला कोई एक शब्द या कोई एक शब्दों का समूह जब हमें ये बताए कि आखिर ये क्रिया कब कब घटित होती है, बस उसी शब्द या उसी शब्द समूह को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जरा देखिए यहां पर कुछ सिंगल वर्ड्स हैं, जैसे ऑलवेज या यूजुअली, ये ऑफ्टन या समटाइम्स। ये कुछ सिंगल वर्ड हैं जो ये बताते हैं कि कोई क्रिया कब कब घटित होती है। अच्छा, कुछ फ्रेजेस भी होते हैं, जैसे कह दिया जाए ट्वाइस अ वीक, सप्ताह में 2 बार, थ्राइस या 3 टाइम्स अ ईयर, यानी साल भर में 3 बार, यानी कोई एक्शन साल भर में 3 बार घटित होता है, या सप्ताह में 2 बार घटित होता है, यानी कितनी बार या कब कब घटित होता है। बस ऐसे ही शब्दों को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर कुछ हिंदी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जरा इनको भी पढ़ लेते हैं। मैं आम तौर पर सुबह 6 बजे उठता हूं। तो यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, ये वाला उठने का एक्शन हो रहा है। तो ये कब होता है या कब कब होता है, तो ध्यान से देखें। आम तौर पर का मतलब मैं इस काम को बार बार करता हूं, और सामान्य तौर पर यानी अगर ये काम 100 टाइम्स होता है तो 100 टाइम्स में से 90 टाइम्स यानी 90 बार मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। तो ध्यान से सुने, ये काम बार बार होता है, यानी फ्रीक्वेंटली होता है, अक्सर होता है, इसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, यानी बारंबारता। तो क्रिया की बारंबारता को बताने वाले शब्द को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वो शब्द भी हो सकता है और फ्रेज के रूप में भी हो सकता है। यहां पर देख लीजिए, वे शायद ही कभी, रेयरली, शायद ही कभी का मतलब होता है रेयरली स्मोक करते हैं, यानी कि स्मोक करने का जो काम होता है कभी कभार ही होता है, यानी 100 टाइम्स में से
10 टाइम्स या 5 टाइम्स ही ऐसा होता है। ठीक, जैसे हम सप्ताह में एक बार बाजार जाते हैं, यहां पर एक्शन हो रहा है जाने का, तो सप्ताह में एक बार यानी एक वीक में एक बार ये एक्शन होता है। यानी ये एक्शन कब कब होता है? एक बार होता है। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता को बतलाता है। तो ऐसे ही जो शब्द या शब्द समूह होते हैं, इन्हीं को कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब बड़ी समस्या तब होती है जब आप देखते हैं कि यार ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं ना, सेंटेंस में कहीं भी आ जाते हैं। आप कभी देखते होंगे कि बिल्कुल सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाते हैं, कॉमा लग जाता है। फिर कभी कभी आप देखते होंगे कि यार ये सब्जेक्ट के बाद भी आ जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आता है, कभी कभी किसी लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है, और कभी कभी तो ऑब्जेक्ट के बाद में भी आपने देखा होगा। ये सब क्या है? तो असली कौन सी पोजीशन होती है इसकी किसी सेंटेंस में? तो मैं अब आपको यही बताने जा रहा हूं कि आखिर ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, इनकी पोजीशंस कहां कहां पर होती हैं। अब समस्या ये है कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ये सिंगल वर्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये जो फ्रेज के रूप में होते हैं, इनकी अपनी फिक्स्ड अलग अलग पोजीशंस होती हैं। अब कब, कितनी, कहां कहां पर कौन कौन सी पोजीशंस हो सकती हैं, उनकी मीनिंग क्या होती हैं, बहुत सारी बातें बिल्कुल बेसिक टू एडवांस्ड लेवल मैं आपको सब कुछ बताने जा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले तो जानते हैं सिंगल वर्ड जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं उनकी क्या क्या। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन होती है वो बताऊंगा, फिर कहां कहां पर उनको और रखा जा सकता है, उनकी अलग अलग छोटे छोटे नुआंसेस, ये सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला, यानी वन वर्ड एडवर्ब्स। अब अच्छे से देखिए, यहां पर मैंने कुछ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखे हुए हैं। देखिए जरा, ऑलवेज जहां कहीं भी होता है, ऑलवेज का मतलब हमेशा, यानी अगर कोई एक्शन 100 टाइम्स होता है, तो जब 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स जब हम किसी काम को करते हैं तो उसके लिए हम ऑलवेज बना कह देते हैं। यूजुअली जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है 90 टाइम्स आउट ऑफ 100, यानी इनकी परसेंटेज, मैंने ये एक्शंस जब ये शब्द हो लग जाते हैं तो वो एक्शन जो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितने परसेंटेज होती है, आप इसको भी थोड़ा सा नजर डालिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ वन वर्ड फ्रीक्वेंसी यानी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखे हुए हैं। चलिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किसी एक सेंटेंस का जो एक नॉर्मल वर्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है। आप तो जानते ही हैं कि एक सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से बन जाता है। देखो जरा, अगर किसी सेंटेंस में सपोज लिखा है ही लाफ्स, वह हंसता है, ठीक है ना, और ये सेंटेंस यहां पर आकर के समाप्त हो गया। इस सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। आप ध्यान से देखेंगे कि ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में किसी ऑब्जेक्ट का होना नहीं होता है, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो एक सेंटेंस सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से ही पूर्ण हो सकता है। लेकिन फिर भी यहां पर जब इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाती है तो फिर यहां पर एक ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। बस सेंटेंस होने के लिए इतना, यानी अधिकांश सेंटेंसेस का कंप्लीट मीनिंग सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से निकल आता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो अदर वर्ड्स होते हैं, अदर वर्ड्स ये सारे के सारे एडवर्बियल्स होते हैं, यानी इसी वर्ब के बारे में जानकारी देने वाले, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले अदर प्रकार के वर्ड्स होते हैं। उनका जो क्रम होता है वो कैसा होता है? देखो, पहले मैनर आता है, फिर प्लेस आता है, यानी ये इस क्रिया को करने का तरीका पहले रखा जाता है। फिर ये क्रिया कहाँ पर घटित हो रही है, स्थान रखा जाता है। फिर ये क्रिया कब घटित हो रही है, तो समय रखा जाता है। फिर ये क्रिया किस कारण से, यानी उद्देश्य, क्रिया का उद्देश्य रखा जाता है। फिर इसके बाद रीजन रखा जाता है। तो ये देखिए, ये 5 प्रकार के एडवर्बियल्स हैं। एक छठे प्रकार का एडवर्बियल्स होता है और फ्रीक्वेंसी। अब इसका स्थान कहाँ कहाँ पर होता है, यानी पहले तो मैं सिंगल वर्ड बताऊंगा, यानी सिंगल वर्ड के रूप में, यानी इनका प्रयोग कहां कहां पर आप कर सकते हैं, और फिर फ्रेज के रूप में जब ये फ्रीक्वेंसी आएगी तो ये कहां पर होगा। ध्यान से सुने, ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है कभी इस क्रिया के पहले भी हो सकता है, कभी सब्जेक्ट के पहले भी हो सकता है, कभी इस ऑब्जेक्ट के बाद में भी हो सकता है, और जो फ्रेज के रूप में होते हैं वो यहाँ इस टाइम के पहले ही होता है।
ठीक है, इस टाइम के पहले या तो वाक्य के आरंभ में। तो ये सब कुछ मैं आपको वन बाय वन करके आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले तो जानते हैं मोस्ट कॉमन प्लेस ऑफ एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ए सेंटेंस। चलिए जल्दी से देखते हैं। ये लो पहला मैं अब आपको बताने वाला हूं सबसे पहला प्रयोग जो मोस्ट कॉमन है, यानी ट्रेडिशनल इंग्लिश में जो स्टैंडर्ड पोजीशन होती है, मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है इनकी, किनकी, सिंगल वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, वो कहां पर होती है। अच्छे से देखो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के ठीक पहले। आप सब्जेक्ट के बाद ना कहें, मैं आपको यह बताऊं कि आप क्या समझो कि जो मेन वर्ब होती है, जब किसी सेंटेंस में केवल मेन वर्ब होती है तो उस मेन वर्ब के ठीक पहले ये सिंगल वर्ड, ये जितने भी सिंगल वर्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ये इस क्रिया से पहले रखे जाते हैं। यही इसकी मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है किसी सेंटेंस में। जैसे यहां पर लिखा है सी स्टडीज लेट एट नाइट, वह देर रात तक पढ़ती है। तो कब कब पढ़ती है या कितनी बार पढ़ती है? हमेशा ही, यानी वो जब जब पढ़ती है तो हमेशा, यानी 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स जब जब वो पढ़ती है तो वो देर रात तक पढ़ती है। तो ऑलवेज नाम का ये जो शब्द है ये मेन वर्ब के ठीक पहले आएगा। अब इसके अलावा जितने भी ये वर्ड्स हैं वो सब इन्हीं के पहले, यानी सिंगल वर्ड। यहां पर तो केवल ऑलवेज लिखा हुआ है, और भी आप यूजुअली लिखना चाहें तो इसकी स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा कॉमन जो पोजीशन है वो यही है, यानी मेन वर्ब के ठीक पहले। ठीक, ये जितने भी शब्द आएंगे, दे ऑफन ईट आउट ऑन वीकेंड्स, यानी वीकेंड्स पर, यानी सप्ताहांत में वे लोग बाहर खाना खाते हैं, ये बात है। और ऑफन मीन्स अक्सर। ऑफन का प्रतिशत मैं आपको बताऊं, अक्सर का प्रतिशत होता है 90% केसेस में वो बाहर वीकेंड में बाहर खाना खाते हैं। तो ये देखो, ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये ठीक मेन वर्ब से पहले है। यही इसकी सबसे ज्यादा कॉमन पोजीशन होती है किसी एक सेंटेंस में। ये तो हो गई पहली पोजीशन। अब दूसरी पोजीशन देखते हैं। तो अब यहां पर देखिए दूसरी पोजीशन क्या है, आफ्टर द वर्ब टू बी। अब अच्छे से ध्यान से सुने, टू बी का मतलब क्या हो गया, किसी एक सेंटेंस में, ध्यान से देखो जरा, किसी एक सेंटेंस में जब कोई इज, एम, आर या वाज, वर जैसी वर्ब्स लगी हो और ये मेन वर्ब के रूप में हो, यानी इनके बाद में कोई और दूसरी मेन वर्ब ना हो, तो इनके बाद, यानी ये जो ये सभी की सभी टू बी कहलाती है। ये टू बी के फॉर्म्स होते हैं, ये प्रेजेंट के फॉर्म्स हैं और ये पास्ट के फॉर्म्स हैं। तो जब किसी सेंटेंस में मुख्य क्रिया के रूप में ये शब्द होते हैं तो इनके ठीक बाद में आती है, पहले नहीं आती, ठीक बाद में आती है। यहां पर देखो सब्जेक्ट, फिर वही बी का फॉर्म होगा, यानी वही इज, एम, आर, वाज, वर होगा, और फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी एडवर्ब होगा, फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। जैसे कह दिया जाए ही इज, ही इज, और इज देख रहे हो आप यहां पर, ये एक सिंगल वर्ड है, यहां पर ये मेन वर्ब के रूप में आई है। क्या है? मेन वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं, मेन वर्ब। तो आप यहां पर देखते हैं कि जो भी टू बी के फॉर्म्स होते हैं और मेन वर्ब के रूप में आते हैं, उनके बाद में हम इन सभी के सभी जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं इसके बाद में रखते हैं। ही इज नेवर लेट, वह कभी, उसे कभी देर नहीं होती, वो कभी देर से नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मेन वर्ब है। जैसे यहाँ पर ये आर, ये भी क्या है, मेन वर्ब के रूप में है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है। इसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो जितनी भी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं उनके तुरंत बाद इसकी पोजीशन होती है, यानी ये जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सिंगल वर्ड होते हैं उनके तुरंत बाद उनकी पोजीशन होती है। दूसरी जो सबसे कॉमन पोजीशन है वो ये है। तीसरी पोजीशन क्या है जरा देखिए, तीसरी पोजीशन है बिटवीन ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब। तो बहुत सारे ऐसे टेंसेस होते हैं जिनमें आप हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करते हो, फिर इसके बाद मेन वर्ब का यूज करते हो ना। तो जब कभी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती हैं तो उसके बीच में आप, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप इन एडवर्बियल्स का प्रयोग करते हैं, यानी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है, जैसे वह शायद ही कभी टॉपर रही है, ठीक है ना। तो इसका ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब हैज, और यहाँ पर बीन, यहाँ पर सी हैज रेयरली बीन। तो आप देख रहे हैं कि ये
और ये यहाँ पर इसकी मेन वर्ब है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको ये रेयरली, यानी जितने भी ये एडवर्ब्स हैं इन सब की पोजीशन ये होती है कि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आते हैं। तीसरी बड़ी कॉमन पोजीशन है, आप यहीं पर इसको रखेंगे और कहीं नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं चौथी पोजीशन क्या होती है। चौथी बहुत ही खास पोजीशन है, जरा देखिएगा। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो कभी कभी इन शब्दों को हम सेंटेंस के शुरुआत में रखते हैं तो उसमें हल्का सा एक नुआंस आ जाता है। नुआंस का मतलब मीनिंग में थोड़ा सा उसमें अंतर आ जाता है जब हम वर्ब के नजदीक रखते हैं, यानी वर्ब से ठीक पहले रखते हैं या बाद में रखते हैं, और जब हम बिल्कुल शुरुआत में रखते हैं तो उन वहां पर अर्थ में क्या छोटा सा अंतर होता है उसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, पहली बात तो ये होती है कि जब हम कभी किसी भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यहां पर रखते हैं, यानी बिल्कुल सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, तो रख करके और उसके बाद एक कॉमा भी लगाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब कॉमा लगा देते हैं तो यहां पर जब हमने अलग से कोई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रखा है तो एक तो मतलब होता है केवल स्टाइलिकली हम बोलना चाहते हैं, यानी स्टाइलिश तरीके से हम बोलना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी जो उससे भी बड़ी बात है कि हम उस बात पर थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहते हैं, यानी जोर देना चाहते हैं, यानी उस बात पर हम ज्यादा जोर देकर के और इम्फेटिकली उस बात को हम कहना चाहते हैं। जैसे हम यहां पर कह दें, सी ट्राइज हर बेस्ट नो मैटर द चैलेंज। चैलेंज चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह हमेशा ही अपना बेस्ट करती है, यानी अपने सबसे अच्छा प्रयास करती है। और जब हम इस बात पर जोर देंगे, यानी उसके प्रयास करने पर कुछ एक्स्ट्रा एम्फेसिस देंगे, ज्यादा जोर देंगे, तो फिर हम इनमें से किसी एडवर्ब का प्रयोग हम यहां पर पहले कर सकते हैं। जैसे हम यहां पर करके देखते हैं, जैसे हम कहते हैं यूजुअली। अब हम यहाँ पर हम यूजुअली का प्रयोग करना चाहते हैं तो यूजुअली को लिख करके और हम कॉमा लगाएंगे, और वैसे तो हमें कहाँ पर करना चाहिए, मेन वर्ब के ठीक पहले। तो ये एक साधारण सी बात होगी, इस पर हमें कोई जोर यानी बहुत ज़्यादा हम कोई एम्फेसिस नहीं देना चाहते हैं, जोर दे करके हम इस बात को नहीं कहना चाहते। लेकिन अगर हम यूजुअली पहले लिख देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इस वर्ब पर कुछ एक्स्ट्रा एम्फेसिस देना चाहते हैं। सामान्य तौर पर वह अपना सबसे अच्छा प्रयास करती है, सामान्य तौर पर जनरली या यूजुअली का हम प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा जोर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी खास बात समझो। दूसरी खास बात यह है कि इस पोजीशन पर हम समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, ओकेजनली, नॉर्मली आदि का प्रयोग तो कर सकते हैं, बट ऑलवेज का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। ऑलवेज का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब मैं और सारी बातें आपको यहाँ पर बता दूं। ऑलवेज और नेवर के अलावा भी देखो, ये जितने पॉजिटिव, सकारात्मक, यानी कि जिनका मीनिंग थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, समटाइम्स और ओकेजनली तक ये पॉजिटिव है, इनका प्रयोग तो आप वाक्य के आरंभ में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इनका प्रयोग आप वाक्य के आरंभ में ना करें। ऑलवेज को भी शामिल कर लें, नेवर को भी शामिल कर लें, इनका प्रयोग आप वाक्य के आरंभ में ना करें, ठीक। अगर करें भी तो वहां पर ऑलवेज का प्रयोग तो हम वाक्य के आरंभ में कभी नहीं करते हैं, ऑलवेज का प्रयोग तो हम मेन वर्ब के ठीक पहले ही करते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी ये जितने भी शब्द हैं ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग समेटे होते हैं। तो जब ये नेगेटिव मीनिंग समेटे होते हैं तो फिर यहाँ पर इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्जन का मतलब इनका प्रयोग आप पहले करोगे तो फिर यहाँ इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। वो मैं करके आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। चलिए जरा देखिए। देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, वही बात है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। एम्फेसिस यानी जोर डालकर, यानी अपनी बात को थोड़ा सा और जोरदार तरीके से कहने के लिए या थोड़ा सा स्टाइलिस्टिक अंदाज में कहने के लिए हम क्या करते हैं कि इनमें से जो ये नेगेटिव मीनिंग को कन्वे करने वाले जो एडवर्ब्स होते हैं उनको हम पहले भी रख सकते हैं, लेकिन रखेंगे तो क्या ध्यान में रखेंगे जरा देखिए। अगर हम इनमें से किसी एक को पहले रखते हैं, नेवर, ऑलवेज तो हम रखते नहीं है, ध्यान से सुनिए, ऑलवेज को तो हम पहले रखते नहीं, बाकी सबको तो रख सकते हैं। अच्छा,
इसके बाद इन सब को अगर रखेंगे यहां से लेकर के और यहां तक, ये सब निगेटिव एडवर्ब्स हैं, और इनको जब हम पहले रखेंगे तो फिर हमें इन्वर्जन का प्रयोग करना चाहिए। कैसे? अब अगर हम नेवर का प्रयोग वाक्य के आरंभ में करते हैं तो फिर हमें इन्वर्जन का मतलब सब्जेक्ट के पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, ये देखो सब्जेक्ट लिखा है आई, और फिर इसके बाद मेन वर्ब आएगी। इस इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे। यानी जब हम नेवर कह करके और बात को ज्यादा इम्फेटिकली बोलना चाहते हैं, यानी ज्यादा जोर दे करके कहना चाहते हैं, तो हमें इस इन्वर्जन का प्रयोग करना होता है। जैसे नेवर विल आई फॉरगेट व्हाट यू डिड फॉर मी, जो तुमने मेरे लिए किया है ना उसको मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। यानी कभी भी पर हम ज्यादा जोर देकर के अगर हम कहना चाहते हैं, यानी इस बात पर अगर हम ज्यादा जोर देकर कहना चाहते हैं, तो हमें इस इन्वर्जन का प्रयोग करना पड़ता है। आप सिंपली ऐसा नहीं कह सकते हो क्या, नेवर के बाद में और कॉमा लगा करके और फिर यहां पर आई विल, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। जब भी आप नेवर का प्रयोग करें, रेयरली का प्रयोग करें, हार्डली एवर का प्रयोग करें, स्केर्सली एवर का प्रयोग करें, तो आप इस तरह के इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे। जैसे सेल्डम, ये भी एक ऑलमोस्ट नेगेटिव वर्ड ही है, तो जब इसका प्रयोग करेंगे तो भी हमें हेल्पिंग वर्ब, उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना होगा, फिर सब्जेक्ट रखना होगा, फिर मेन वर्ब रखनी होगी। इन सभी पर भी देख लीजिए, हार्डली एवर, इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब रखना होगा, फिर सब्जेक्ट रखना होगा, और फिर इसके बाद में, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ये बात आप याद रखिए। चलिए अच्छा, अब हम पांचवी पोजीशन देखते हैं कि पांचवी पोजीशन अब यहां से थोड़ा सा एडवांस लेवल शुरू होता है। पांचवी पोजीशन जरा देखिए, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में लास्ट में नहीं रखा जाता है भाई। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर आपको नहीं बताती है कि आप जाकर के इन सिंगल वर्ड जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है इनको आप ऑब्जेक्ट के बाद ले जाओ, नहीं, ऐसा ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में नहीं है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में भाई, मॉडर्न स्टाइल जो है, तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो मॉडर्न जो स्पोकन इंग्लिश है, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, इन जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, इनको बाद में भी देखो, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, और फिर इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है। तो आप देखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो भी सिंगल वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगा हुआ है। तो मॉडर्न इंग्लिश में तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल इंग्लिश में आप इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिए, जो इंडिया में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर ट्रेडिशनल इंग्लिश ही फोकस की जाती है, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग वहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर वहां पर कहीं मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस तरह से रखा हुआ कोई वर्ड मिल जाए, तो वहां पर फिर ये रॉन्ग होगा, और आपको ये जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सिंगल वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो कहां पर रखेंगे, वर्ब के ठीक पहले रख देंगे तो सही होगा, सब्जेक्ट के पहले भी रख देंगे, कॉमा लगा देंगे तो भी सही होगा। ठीक है ना, यहां पर ये तो केवल और केवल अब मॉडर्न इंग्लिश में देखने को मिलता है, राइट। ये आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज, यहां पर कुछ खास नोट लिख दिया है, नॉट यूज्ड फॉर नेवर ऑलवेज, यानी नेवर और ऑलवेज ये वाक्य के लास्ट में यानी एंड में तो लगभग कभी नहीं आते हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, आगे अगला कौन सा यूज है, अगला यूज है बिफोर इन्फिनिटिव्स। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, तो कभी कभार आप वहां पर भी देख सकते हैं कि इन्फिनिटिव के ठीक पहले हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, सी टेंट्स नेवर, हालांकि ये जो नेवर है ना, ये मेन वर्ब के ठीक पहले, इसकी जो मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है वो क्या होती है, मेन वर्ब के ठीक पहले होती है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव बाद में दिया हुआ, यानी मेन वर्ब के बाद में इन्फिनिटिव दिया है, और इस इन्फिनिटिव पर ज्यादा जोर देना है, तो फिर उसके पहले आप इस नेवर का प्रयोग करें। अगर इस पर जोर देना है तो इसके पहले, और अगर इन्फिनिटिव ये भी एक प्रकार की वर्ब ही होती है, इस पर जोर देना है तो इसके पहले। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। जैसे दे ट्राई ऑलवेज टू बी पंक्चुअल, यहां पर देखो ये इन्फिनिटिव है, इस पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए ऑलवेज इसके पहले आया है। ठीक है ना,
ऑलवेज टू बी पंक्चुअल यानी हमेशा पंक्चुअल रहने के लिए, तो ये हमेशा किसको मॉडिफाई कर रहा है, यहां पर इसको, ये ट्राई नहीं, अगर इसको मॉडिफाई करेगा तो यहां पर, तो इस नुआंस को भी समझने की जरूरत है। ये काम कभी कभी होता है, थोड़ा सा बोलने में स्टिफ लगता है, लेकिन जब जरूरत हो तभी इसका प्रयोग करिए आप, ठीक। तो ये हो गई 6 पोजीशंस जो सिंगल वर्ड, ये जो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हैं इनकी ये 6 पोजीशन है, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब आते हैं हम लोग उनमें, यानी जो फ्रेज के रूप में होते हैं, यानी ये एवरी नाउ एंड देन, वंस इन ए वाइल, फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऑन रेयर ओकेजन्स, ये सारे के सारे जो फ्रेज के रूप में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, इसमें इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। फिर इसका जो स्टैंडर्ड उसकी पोजीशन होती है वो क्या होती है, अच्छे से देखना है भाई आप। सबसे पहले देखो ध्यान से, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद ये जो मेन वर्ब होती है, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो सिंगल वर्ड जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के ठीक बीच में आता है, ठीक है ना, सिंगल वर्ड। लेकिन जो फ्रेज के रूप में होता है वो कहां पर आता है, अच्छे से देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर आता है, अच्छे से देखना, एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, फिर इसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम आता है, क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो याद रखना इस टाइम के पहले आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रखनी है, क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहां पर रखना है, एडवर्ब ऑफ टाइम के पहले, ठीक है ना। यही चीज मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल के रूप में बताने जा रहा हूं। देखो यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, चलो एक स्लाइड में पीछे स्किप कर गया था, जरा उसे भी देख लीजिए, ये है वो स्लाइड। पोजीशन इन ए सेंटेंस और गोल्डन रूल क्या है, देखो तो गोल्डन रूल ये है कि व्हेन मल्टीपल एडवर्बियल्स आर प्रेजेंट, देयर मोस्ट नेचुरल एंड ट्रेडिशनल ऑर्डर इज, ध्यान से सुने, जब कभी भी किसी सेंटेंस में सारे के सारे, मान लीजिए सारे के सारे एडवर्बियल्स आ गए हैं, तो सारे के सारे एडवर्बियल्स का मतलब कुल मिलाकर के 6 प्रकार के एडवर्बियल्स रखें, तो उनका मोस्ट कॉमन जो वर्ड ऑर्डर होता है वो क्या, ध्यान से देखिएगा, यहां पर सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर रखते हैं, इसके बाद हम एडवर्ब ऑफ प्लेस रखते हैं, फिर इसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान देना, ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा ना, ये फ्रेज के रूप में होगा, क्या होगा भाई, फ्रेज के रूप में होगा। ये जो फ्रीक्वेंसी बताने वाला जो एडवर्ब होगा वो कैसा होगा, फ्रेज होगा, सिंगल वर्ड नहीं होगा। अगर सिंगल वर्ड होगा तो कहां पर आएगा, वहीं मेन वर्ब के ठीक पहले आएगा, और अगर वो फ्रेज के रूप में है तो फिर एम पी और टी के बीच में, यानी यही सिंपल सा हो जाएगा, एम पी एफ टी, ठीक है ना, एम पी एफ टी, यही इसका सही तरीका होता है। तो अच्छे से देखें, फिर इसके बाद टाइम आएगा, फिर पर्पस यानी उद्देश्य बताने के लिए, और फिर रीजन बताने वाला। अब इस ऑर्डर को जरा दिमाग में रखना, क्योंकि मैं आगे एक सेंटेंस आपको यहां पर करके बताने जा रहा हूं। देखिए यहां पर एक हिंदी सेंटेंस लिखा हुआ है, उसी की इंग्लिश, यानी इंग्लिश में मैंने उसी हिंदी को इंग्लिश में लिख दिया है। अब इसको मैं ट्रांसलेट करने जा रहा हूं। यहां पर देखो ये 6 प्रकार के एडवर्बियल्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अब इन 6 प्रकार के एडवर्बियल्स का वही क्रम मैं आपको बताने जा रहा हूं, और खास आपका जो ध्यान होना चाहिए वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पर होना चाहिए। और यहां इस सेंटेंस में वो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो फ्रेज के रूप में लिखा हुआ है। चलो जरा देखते हैं। यहां पर परीक्षा नजदीक होने के कारण शिक्षक पाठ को ध्यानपूर्वक कक्षा में हर दिन सुबह 10 बजे छात्रों की मदद करने के लिए समझाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढ लेना है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ढूंढ लेना है, ठीक है ना। इसके बाद ही इनका नंबर आएगा। चलो देखते हैं। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, क्रिया के पास जाना पड़ता है। तो समझाने वाला कौन भैया, समझाने वाला कौन, यानी सब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए हमें इसी वर्ब से पूछना पड़ता है कौन, यानी हु, इस काम को करने वाला कौन, तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो देखो समझाने वाला है शिक्षक, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा शिक्षक, ये शिक्षक हुआ सब्जेक्ट, सबसे पहले रखा जाता है। चलिए द टीचर, शिक्षक क्या हो गया, द टीचर हो गया, राइट।
इसके बाद हमें ये वर्ब रखनी है। वर्ब क्या है? यही है समझाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो एक्सप्लेन माने समझाना, तो द टीचर एक्सप्लेन्स, राइट। इसके बाद क्या है भैया? किसे समझाते हैं? तो यहां पर अच्छे से देखो कि क्या छात्रों की मदद करने के लिए, या छात्रों को नहीं समझाते बल्कि छात्रों की मदद करने के लिए समझाते हैं। तो किसे समझाते हैं का आंसर नहीं है यहां पर, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या समझाते हैं? तो एक ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे से मिलता है, और क्या जब प्रश्न करते हैं, क्या यहां से दूसरा प्रश्न करते हैं क्या, तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। तो क्या समझाते हैं भैया? पाठ को समझाते हैं। ये देखो पाठ। सो द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, यहां पर क्या कर देंगे? द लेसन। तो आपको मिल गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद में ये जितना शेष बचा हुआ है वो सब के सब हैं ये एडवर्बियल्स, यानी इस वर्ब को मॉडिफाई करने वाले मॉडिफायर्स हैं। इनका क्रम, सबसे पहले मैनर निकालो, तरीका यानी हाउ। मैनर प्राप्त करने के लिए क्या करो? हाउ। कैसे समझाते हैं भाई? तो ध्यान से देखो, ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक समझाते हैं। यानी ये जो मैनर, समझाने का जो तरीका है वो कैसा है? ध्यान पूर्वक है। तो ध्यान पूर्वक की इंग्लिश तुरंत इसके बाद रखो, यानी मैनर को रखो। तो चलिए रख देते हैं। तो ध्यान पूर्वक के लिए लिख देंगे आप केयरफुली। ये लीजिए केयरफुली, ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब दूसरे नंबर पर आता है प्लेस। कहां पर समझाते हैं भाई? तो कक्षा में समझाते हैं। देख रहे हैं आप, कक्षा में, ठीक है ना। सो इन द क्लास हो गया, इन द क्लास हो गया, राइट, ओके। फिर आगे प्लेस हो गया। अब यहां पर हमें टाइम से पहले फ्रीक्वेंसी को रखना है। अगर वो जो फ्रीक्वेंसी है अगर फ्रेज के रूप में है तो, अगर सिंगल वर्ड के रूप में है तो कहां पर? इसके ठीक पहले, यहां पर। अगर सिंगल वर्ड के रूप में है तो कहां पर? इससे, यानी मेन वर्ब, यही सबसे मोस्ट कॉमन प्लेस होता है ना, तो इसी के ठीक पहले। लेकिन अगर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये अगर फ्रेज के रूप में आ जाए तो फिर यहां पर नहीं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? टाइम से पहले रखना चाहिए। तो देखो जरा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या फ्रेज के रूप में है क्या? देखो जरा, हर दिन, हर दिन यानी प्रत्येक दिन, ये हो गया एक फ्रेज। अब जब ये फ्रेज हो गया तो यहां पर उसकी पोजीशन आ जाएगी, यानी टाइम से पहले। तो क्या होगा? चलो जल्दी से लिख देते हैं। एवरी डे, हर दिन, एवरी डे हो गया, ये जो फ्रेज हो गया। अब आके हम टाइम लिखेंगे। तो टाइम क्या है भैया? कितने बजे? सुबह 10 बजे। तो अब सुबह 10 बजे ये टाइम है, यानी ये वाला जो एक्शन होता है वो इतने बजे सुबह होता है। सो एट 10 AM लिख दीजिए, एट 10 AM, या एट 10 इन द मॉर्निंग, ऐसे भी लिख सकते हो। एट 10 AM लिख दिया। अच्छा, अब क्या है? पर्पस। अब देखो जरा, पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? छात्रों की मदद करना उनका उद्देश्य है। तो उद्देश्य को लिख देंगे यहां पर, टू हेल्प द स्टूडेंट्स। ये लीजिए, यहां पर हो गया उद्देश्य, हो गया स्टूडेंट्स, राइट। अब सबसे बाद में हम यहां पर लिखेंगे रीजन। रीजन मीन्स कारण। तो कारण क्या है भाई? अब यहां पर परीक्षा नजदीक होने के कारण। तो ये सारा काम ये जो करते हैं, यानी एक्सप्लेन करने का कारण क्या है? क्योंकि भाई परीक्षाएं नजदीक आ गई हैं। तो ये है रीजन बताना। तो क्या हो गया भाई? इसको रीजन बताने वाले फ्रेज को सबसे बाद में लिख सकते हैं। हालांकि इनमें फ्लक्चुएशंस बहुत हैं, आप यहां पर यानी शुरुआत में भी लिख सकते हैं, और कम इनमें से एक दो आप सेंटेंस की शुरुआत में भी लिख सकते हैं। चलिए, तो क्या हो गया भाई? परीक्षा नजदीक होने के कारण, यानी बिकॉज ऑफ द इम्पेडिंग एग्जाम। ये लीजिए, क्या बना दिया? के कारण, यानी बिकॉज ऑफ द इम्पेडिंग एग्जाम, यानी आने वाले एग्जाम के कारण। यहां पर ये बिकॉज ऑफ, हालांकि आप इसे चाहें तो एक क्लॉज के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? बिकॉज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एक इसको क्लॉज के रूप में भी लिख सकते हैं। बिकॉज द एग्जाम इज वेरी नियर, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये फ्रेज के रूप में है तो आप फ्रेज के रूप में इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका होता है
ध्यान रखेंगे इस खास बात पर, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर ये फ्रेज के रूप में होगा भाई, तो यहाँ पर टाइम और प्लेस यानी टाइम के ठीक पहले आएगा, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर सिंगल वर्ड होगा तो फिर मेन वर्ब के ठीक पहले आएगा। अब मुझे लगता है आपकी इससे रिलेटेड यानी जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो सिंगल वर्ड होते हैं और जो ये फ्रेज के रूप में होते हैं, इनसे रिलेटेड आपकी सारी समस्याओं का समाधान यहीं पर हो जाएगा। बस अब आपको चाहिए कि कुछ एक ऐसे ही लंबे लंबे थोड़े से बड़े बड़े कुछ सेंटेंसेस अगर आप ट्रांसलेट कर लेते हो तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इसी यानी इसी तरीके की जो मैं पीडीएफ्स बनाता हूँ अपने एप्लीकेशन पर जाकर, हर वीडियो के साथ में मैं उसका जो होमवर्क है यानी इसी तरीके के जो सेंटेंसेस हैं मैं उसको वहाँ पर अटैच कर देता हूँ। तो अगर आपको प्रैक्टिस मिल जाए तो ठीक है, और ना अगर मिल पाए तो फिर जाकर गूगल प्ले स्टोर से अपने गुरु इंग्लिश गुरु अमन सर का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और फिर ये सारा का सारा प्रैक्टिस मटेरियल पीडीएफ के रूप में हर एक वीडियो के साथ में उसके साथ अटैच्ड है, आप वहाँ से उसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आकर के मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ। अब मिलूंगा मैं बहुत जल्द अगले वीडियो में एक नई चीज के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।